नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। नसों के ब्लॉकेज दूर करने के बारे में जो उपचार पद्धतियां हैं उसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा आगे आने वाले एपिसोड्स में भी। बहुत सारे प्रचलित जो पद्धतियां हैं, बहुत सारी पैथीज़ हैं, क्या है उनका सच, कितना वो प्रभावकारी हैं, क्या उनसे कुछ बात बनती है, क्या उनसे ब्लॉकेज दूर होते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। आपके हार्ट की खून की नसों में ब्लॉकेज पता चला और आपने बहुत सारी पद्धतियों के बारे में पता किया और अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कौन सी पद्धति मुझे यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करना चाहूँगा। ऐसा मान लें कि मेरे पीठ में एक छोटी सी फुंसी हुई और वो फुंसी मुझे थोड़ा सा दर्द कर रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया। 4-5 दिन बाद वो फुंसी ज़्यादा दर्द करने लगी और मैंने पीछे शीशे में देखा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा फोड़ा सरीखा हो गया था। मैंने अपने घर में दादी माँ को बोला, दादी माँ ने बोला कि हल्दी लगा लो। हल्दी लगाने से उसमें थोड़ा सा आराम तो हुआ लेकिन बहुत आराम नहीं हुआ। फिर जब मुझे अगले दिन फ़ीवर आ गया तो मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई लिख दी, एंटीबायोटिक लिख दिया। उससे मुझे बुखार तो उतर गया लेकिन आराम बहुत नहीं मिला। फिर मैं किसी बड़े डॉक्टर के पास गया। बड़े डॉक्टर ने बोला कि इसे सुई से हम पस निकालना पड़ेगा, इसमें पस पड़ गया है। मैंने सोचा कि सुई से निकलवा लेते हैं, 1-2 दिन सोच में बिताई। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि नहीं, अब सुई से बात नहीं बनेगी, आपको चीरा लगवाना पड़ेगा। फाइनली मैंने चीरा नहीं लगवाया। करीब 15 दिन 20 दिन तक मैंने एंटीबायोटिक खाई, फिर सुई से निकलवाया लेकिन सुई से पस निकालने के बाद भी उसमें आराम नहीं हुआ। फिर मैंने अंत में जाके 1-1.5 महीने बाद बहुत तकलीफ़ सहने के बाद मैंने चीरा लगवा के उसका पस निकलवाया। अब वो घाव ठीक है। ये उदाहरण जो मैंने दिया है ये केवल इस बात को बताता है कि ऐसा नहीं कि हल्दी लगाने से उसमें आराम नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं कि उसमें एंटीबायोटिक देने से आराम नहीं हो सकता था या पेन किलर देने से आराम नहीं हो सकता था। कोई भी पद्धति बेकार नहीं होती। केवल हमें यह समझना ज़रूरी है कि टाइमिंग, किस समय हमने उस पद्धति का उपयोग किया। हर एक चीज़ जिस समय ज़रूरी है उस समय अगर हमने उसका इस्तेमाल किया, उसका उपयोग किया तो वो कारगर होती है। अगर वो चीज़ लेट हो गई तो फिर वो कारगर नहीं होती। अब दिए गए उदाहरण में जब फोड़ा बिल्कुल बना ही था शुरुआती स्टेज में तो हो सकता है हल्दी के लेप से वो पूरी तरह से आराम हो जाता, लेकिन 2-4 दिन का देर हो गया, उसमें पस पड़ गया, उसके बाद हल्दी लेप करने से वो पस नहीं निकल सकता। इसी तरह नसों के ब्लॉकेज के विषय में जो बहुत सारे छोटी छोटी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं या बहुत सारे काढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाइयाँ क्लेम की जाती हैं और भी कई सारी पद्धतियों में यह क्लेम किया जाता है। आपको ये समझना है कि ये अधिकांशतः दवाइयाँ जो हैं ये प्रिवेंटिव हैं या बहुत अर्ली स्टेज में जबकि ब्लॉकेज बनना शुरू होता है उस समय संभवतः कारगर हैं। क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये बहुत ही शुरुआती स्टेज में कुछ हद तक प्रभावी हो सकती हैं। चूँकि इन पर किसी तरह की वैज्ञानिक शोध, बिल्कुल फूल प्रूफ ऐसा वैज्ञानिक शोध नहीं मेरी जानकारी में है जिससे कि इन सब चीज़ों की प्रामाणिकता को टेस्ट किया जा सके, लेकिन ये सब शुरुआती स्टेज में कारगर है। जब एक बार ब्लॉकेज 60-70% या उससे अधिक बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो ब्लॉकेज हार्ड हो जाते हैं और जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि कैल्शियम उनमें एक बार जम जाता है तो वो कैल्शियम इतना सख्त होता है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। अब अगर हम प्रयास करें कि वो दवाइयों से ठीक हो जाए तो वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। एक बहुत प्रचलित पद्धति है जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि कई सेंटर्स अब हमारे हिंदुस्तान में काम करते हैं जो
बॉटल से पानी चढ़ाते हैं और उसमें कुछ चिलेटिंग एजेंट मिलाते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलाते हैं जिन दवाइयों से वो क्लेम करते हैं कि वो कैल्शियम को घोल लेता है और ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो चिलेटिंग थेरेपी या जो इंजेक्शन बॉटलों के माध्यम से इंजेक्शन देते हैं 15, 20, 25 दिन की ये थेरेपी होती है। जैसा मैंने बताया कि ये जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं ये बेसिकली इनका जो मेडिकल इंडिकेशन है, जो वास्तविक रूप से जिस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं वो है हेवी मेटल पॉइजनिंग में, जैसे लेड की पॉइजनिंग हो गई, मरकरी की पॉइजनिंग हो गई, इन सब में इनका प्रामाणिक उपयोग है। लेकिन ब्लॉकेजेस को दूर करने में इनकी प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। कई रिसर्च भी हुए हैं विदेशों में और उन रिसर्चेज में ये पाया गया है कि ये बॉटल चढ़ाने के माध्यम से जो ब्लॉकेज दूर करने की पद्धति है ये ब्लॉकेजेस को दूर नहीं करती है। अब कुछ टेस्ट में ऐसा पाया गया है कि डायबिटिक्स में ये थोड़े बहुत कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को कम करता है, लेकिन अगर ब्लॉकेज दूर करने के लिए कोई क्लेम करता है तो नहीं, ये ब्लॉकेज दूर नहीं करते। स्पेशली जैसे 60, 70 या 80% ब्लॉकेजेस हैं तो इन चिलेटिंग एजेंट से कोई कैल्शियम दूर नहीं होता और ऐसा नहीं हमने देखा है कि जिन लोगों ने इसका ट्रीटमेंट लिया उनके ब्लॉकेज दूर हो गए। कई अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ ने साफ साफ शब्दों में ये लिखा है कि ये चिलेशन थेरेपी जो है वो हार्ट ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है जब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण या वैज्ञानिक प्रूफ नहीं आ जाता, और कई केसेस में ये जानलेवा भी साबित होता है। बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने वेबसाइट पे भी क्लियरली ये मेंशन किया है, ये बताया है कि चिलेशन थेरेपी का उपयोग हार्ट ब्लॉकेज दूर, जो हार्ट की नसों की ब्लॉकेज उसको दूर करने के लिए ना करें। अपने रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ऐसे कई मरीज ऑपरेट कर चुका हूँ जिन्होंने एक नहीं 2-2 बार 3-3 बार ये बॉटल चढ़ाने वाली थेरेपी ली, उसके बावजूद उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ और फिर उन्होंने हार कर, परेशान होकर और हार्ट की कंडीशन बहुत डाउन हो जाने के बाद फिर सर्जरी करवाई। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि बहुत फ़ायदा हुआ है हमें ये बॉटल चढ़वा के या ये ट्रीटमेंट लेके। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम जब कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उस ट्रीटमेंट से हमें क्या फ़ायदा हुआ है। क्या केवल लक्षण हमारे इम्प्रूव हुए हैं या वो बीमारी ठीक हुई है। इन दोनों बातों में फ़र्क है। जैसा मैंने उदाहरण दिया था, अगर मवाद बना हुआ है और आपको दर्द नहीं हो रहा है तो ये बीमारी ठीक नहीं हुई, आपका पस वहीं पर है, केवल आपको तकलीफ़ नहीं हो रही इसलिए आप कंफर्टेबल हैं। ठीक उसी तरह अगर ब्लॉकेज दूर नहीं हुए हैं लेकिन आपको थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा है, पहले जितनी तकलीफ़ होती थी उससे थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है, इसको हम पूरा ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। यह एक केवल काम चलाऊ व्यवस्था है। जब हम मरीज का ब्लॉकेज के बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं जो कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, ऐसी ट्रीटमेंट के बाद मरीज की जो जीवनचर्या है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, वो पूरी तरह से सक्षम होता है। मैंने आपको बताया कई ऐसे व्यक्तियों के साथ मैं मैराथन में भी दौड़ चुका हूँ जिन व्यक्तियों का पहले बाईपास सर्जरी हुआ है। तो कहने का मतलब कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन जिन मरीजों ने ये थेरेपी ली है उनको केवल लक्षणों में आराम मिलता है। आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप उससे केवल एक चीज़ पूछिए कि क्या ब्लॉकेज पता करने के समय जो एंजियोग्राफी हुई थी और बाद में आपकी एंजियोग्राफी, इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद की एंजियोग्राफी को क्या आपने तुलना किया या आपने किसी अपने जानकार डॉक्टर को दिखाया कि क्या इन दोनों में कुछ फ़र्क आया है। मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि इन ब्लॉकेजेस में अगर वो क्रिटिकल ब्लॉकेजेस हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता। तो अगली बार जब आप चिलेशन थेरेपी या बॉटल के इंजेक्शन के थ्रू ब्लॉकेज दूर करवाने के लिए जा रहे हैं अगर, तो आप समझें कि इससे आपका केवल समय बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं, और यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। बेहतर होगा कि आप अपना ट्रीटमेंट जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पद्धतियां हैं उसके थ्रू करवाएं।
आज के एपिसोड में हमने जाना कि बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं जो हमारे नसों के ब्लॉकेज को दूर करने में प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन वो केवल रोकथाम के लेवल पे या बहुत ही प्रारंभिक लेवल पे, बहुत ही इनिशियल लेवल पे वो काम करती हैं। अभी तक ऐसी कोई पद्धति नहीं हुई है जो क्रिटिकल ब्लॉकेजेस को 70, 80, 90% के ब्लॉकेजेस को वापस से खोल दे या उनके कैल्शियम को हटा दे। तो इस तरह की किसी भी पद्धति को लेने से पहले हम उनकी प्रामाणिकता को चेक कर लें। हमने कई बार सुना होगा, कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि जब मेन नस ब्लॉक हो जाती है तो बहुत छोटी छोटी दूसरी नसें डेवलप हो जाती हैं। ऐसी कुछ थेरेपी होती हैं जिनसे कि वो कोलैटरल वेसल्स ओपन हो जाती हैं और उससे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी ही एक थेरेपी है EECP थेरेपी, इन्हेंस्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल काउंटर पल्सेशन थेरेपी। क्या है ये EECP थेरेपी और ये कोलैटरल का डेवलपमेंट कितना प्रभावी होता है, कितना उपयोगी होता है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। फिर ले चलूँगा आपको नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।